गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग वन लाइन फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं आज के सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज जो आपके स्लाइड में यहाँ मेंशन क्या है, वर्ल्ड ओजोन डे यानी 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे यानी विश्व ओजोन दिवस 2023 की अगर थीम की बात की जाए तो क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना इसकी थीम है। अब बात आती है ओजोन आखिर है क्या। तो ओजोन परत जो है सूर्य की लगभग 98% जो यूवी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरण जो होती है, उसको अवशोषित करने में यह सक्षम है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC यह क्या करता है, यह वो रासायनिक तत्व बोल सकते हैं या एक केमिकल रिएक्शन, इसके क्या होता है, ओजोन परत को यह काफी नुकसान पहुंचा रहा है। कौन? CFC। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ भी लेता है कि ओजोन परत को सर्वाधिक जो है नुकसान पहुंचाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। तो ध्यान रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। वह क्या था कि 1985 में अंटार्कटिका के बोल सकते हैं कि उस क्षेत्र में ओजोन परत के चारों ओर एक छेद को खोजा गया था। तो जो शोधकर्ता थे उनके अनुसार क्या हुआ कि अंटार्कटिका के आसपास ओजोन जो छिद्र है वो धीरे धीरे सिकुड़ने का संकेत देने लगा। इसके कारण क्या किया गया कि CFC यानी ओजोन परत को जो नुकसान करने वाला जो यह रसायन है, इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। 1989 में बहुत बार सवाल पूछता भी है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था या इसका संबंध किससे है, मिलान के लिए भी दे देता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन से है। और इसे अपनाया क्या गया था? 1989 में इसे अपनाया गया था। मॉन्ट्रियल कहाँ पर? ये कनाडा में है। और इसकी थीम क्या है? विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। कैबिनेट के द्वारा ई कोट परियोजना के चरण 3 को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने क्या किया है, ई कोट जो प्रोजेक्ट है उसके जो स्टेज 3 है उसको भी मंजूरी दी गई है। अगर बात की जाए कि यह पूरा जो स्टेज है ये टोटल कितने का बजट है ये पूरे प्रोजेक्ट का, यानी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, टोटल जो बजट है कितने की है, यह 7,210 करोड़ की यह बजट है। हो सकता है कि एग्जाम में कभी ये भी पूछ लेता है कि टोटल बजट कितने की, ओवरऑल 7,200 करोड़ की यह बजट है। अब हम लोग समझते हैं ई कोर्ट क्या है। तो जो आपकी निचली न्यायपालिका है उसको डिजिटली, ई कोर्ट से समझ में ही आ रहा है क्या कर रहा है, उसको डिजिटली बुनियादी ढांचे को क्या कर रहा है, उन्नत करने के लिए जो प्रोजेक्ट कितने का क्या उसके ऊपर कितना खर्च किया जा रहा है, 7,100 करोड़ के बजट को एक मंजूरी दी गई है। अब कौन से प्रोजेक्ट का कौन सा स्टेज है, ये 3rd स्टेज है। तो तीसरा जो स्टेज है इसका उद्देश्य क्या रखा गया कि न्यायालय के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको, क्योंकि पूरा क्या किया है, ई कोर्ट यानी पूरे कोर्ट का क्या करेगा, जो रिकॉर्ड होंगे उसको डिजिटलीकरण करेगा। उसके अलावा वह ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतों की ओर बढ़ते हुए न्याय तक पहुंचने में अधिकतम उसको आसानी लाना है, पेपर वर्क को कम से कम करना है। और ये क्या है, यह केंद्र की जो योजना है इसको क्या करना है कि अगले 4 वर्षों में इसको लागू की जाएगी। अब बात आती है कि इस योजना के 3rd स्टेज में यानी तीसरे चरण में बजट कितने का है, तो यह 2038.40 करोड़ की यह अनुमानित लागत पर इस पर क्या किया जाएगा, पुराने और जो लंबित मामले हैं दोनों के पूरे अदालती रिकॉर्ड को डिजिटली किया जाएगा। ओवरऑल ई कोर्ट से ये समझना है कि डिजिटली बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है। अब स्टेप बाय अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात की जाए तो कितने का बजट है, ये 7,210 करोड़ की। लेकिन अगर केवल बात की जाए कि अभी किसको मंजूरी मिल गई है, प्रोजेक्ट के स्टेज 3 को, तो वह बजट कितने का है, 2038.40 करोड़ की यह बजट है। अब और इस बजट में भी जो प्रोजेक्ट आपका स्टेज 3 है उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो 3,100 करोड़ ऐसे दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो ये भी एक बोल सकते हैं काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी बड़ी मात्रा में। कितने करोड़ है, 3,100 करोड़ दस्तावेज हैं जिसका डिजिटलीकरण किया जाएगा। और अमाउंट कितना दिया गया है, कितना खर्च करने का इसका अनुमानित लागत किया गया है, 2038.40 करोड़। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट न्यूज क्या है, राष्ट्रपति मुर्मू ने गुजरात विधानसभा के राष्ट्रीय ई विधान
अगेन यहाँ नोटिस कीजिएगा ई विधान, वहाँ ई कोड था, ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो सर्वप्रथम तो सवाल यहाँ ये बनता है कि इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो इसका शुभारंभ किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। फर्स्ट थिंग इसको ध्यान रखना है। दूसरा एक चीज़ मैं और बता दूं कि कल कुछ स्टूडेंट्स के टेलीग्राम पे भी मैसेजेस आए थे, जैसे कुछ हैं जो वनडे एग्जाम लाइक दिल्ली पुलिस हो गया या यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि स्लाइड में जो केवल मेन थीम है, यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं, हेडलाइंस दिए गए हैं, उनको अगर आप कर लेंगे तो करंट अफेयर्स आपके लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी डीपली अगर आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, डीपली तो देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है भविष्य में आप किसी और उच्च स्तरीय एग्जाम की तैयारी करें तो वहाँ आपको डीपली नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो उस तरीके से आता है। बट यहाँ आपको इस एग्जाम के लिए आप केवल इस हेडलाइंस को अगर तैयार कर लें, अच्छे से रिविजन करते जाएं, तो करंट अफेयर्स में फिर टेंशन लेने की और आवश्यकता नहीं है। नाउ कम टू द पॉइंट्स। अब बोला गया है कि विधानसभा के राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। देख लेते हैं यह क्या है। नेवा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, सबसे पहले तो नेवा इसको ध्यान रखिएगा। तो डिजिटल हाउस परियोजना वन नेशन, ये क्या है, वन नेशन वन एप्लीकेशन, इसी की दृष्टिकोण से यह प्रेरित है। किससे, वन नेशन वन एप्लीकेशन। क्लियर। अब देखते हैं यह विधानसभा की कार्यवाही को पूरी तरह, क्योंकि जहां पर ई लग गया, ई विधान हो गया या ई कोर्ट हो गया, वो लोग क्या चाह रहे हैं, उसको पूरी तरह से पेपरलेस बनाना चाह रहे हैं। पेपरलेस यानी उसका डिजिटलीकरण करना। एक शब्द हमेशा ध्यान रखिएगा, ई का मतलब डिजिटलीकरण करना और उसको पेपरलेस बनाना। तो कागज रहित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो जाएगा। राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन नेवा एक यूनिकोड, क्या मैंने अभी बताया कि क्या है, अनुपालिक एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा, क्योंकि उसमें ई लगा हुआ है ना, ई। अब इसमें बात आती है कि इस जो एक बात की जाए कि इसे सभी विधायी निकाय के काम और डेटा को क्या किया जाएगा, ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए इसको विकसित किया जा रहा है। इसमें प्रश्नों की सूची हो या गतिविधियों की सूची हो या रिपोर्ट जैसे दस्तावेज तक आसान होगी पहुंचने। क्या होगी, इससे आसानी हो जाएगी, आप ऑनलाइन बैठे बैठे कहीं भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नवंबर 2021 में एक राष्ट्र एक विधान मंच का प्रस्ताव को रखा गया था। प्रस्ताव को कब रखा गया था, 2021 में। अब 21 राज्य विधानसभाओं ने क्या किया है, नेवा के कार्यान्वयन के लिए क्या किया, समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। कितनी, 21 विधानसभाओं ने। और 9 जो है ऑलरेडी 9 विधानसभा जो है पहले से ही पूरी तरह से क्या है, इसका डिजिटल हो चुके हैं और नेवा प्लेटफॉर्म पर वह लाइव भी है। नेवा प्लेटफॉर्म पर क्या है, वो लाइव है। तो नेवा क्या है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। हो सकता है आपसे नेवे का फुल फॉर्म पूछ लें, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। विशाखापट्टनम बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग में ये तीसरे स्थान पर, दैट्स इट। इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं देखना है। कौन सा बंदरगाह जो है कार्गो हैंडलिंग में तीसरे स्थान पर है, तो वो हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट न्यूज क्या है, यूपी सरकार ने एक विशेष कौन सी योजना शुरू की है, गिफ्ट डीड योजना। आखिर ये गिफ्ट डीड योजना क्या है, देख लेते हैं। गिफ्ट डीड योजना, सरकार ने सद्भाव को बढ़ावा देना, किसको, सद्भाव को बढ़ावा देना और संपत्ति संबंधी जो पारिवारिक विवाद होते हैं, कलेश होते हैं, उनको कम करने के प्रयास में यह योजना जो है शुरू की गई है। सद्भाव को क्या करना है, बढ़ावा देना है, और संपत्ति संबंधी जो विवाद है उसको कम करने के प्रयास में। और क्या किया जा रहा है इसमें, इस नई योजना के तहत जो रक्त संबंध हैं, उन रक्त संबंधियों को, जिनका रिलेशन, जिनका संबंध किससे, हमारे रक्त से है, ब्लड से है, हमारे रिलेटिव्स जो हो गए, तो क्या हो गया, उन संपत्ति को दान पर स्टाम्प शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है, 5000 रुपीज कर दिया गया है। और इस योजना से अगर बात की जाए, केवल क्योंकि देखा गया कि योजना कितना कारगर है, केवल अगर एक वीक की बात की जाए या 1 मंथ की बात की जाए, यानी 5 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर तक, एक सवा महीने की अगर बात की जाए, तो 43,574 लोग जो है इससे क्या हो गए, इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। यानी उनकी संपत्ति, जो रक्त संबंधी जो होते हैं, उनको संपत्ति अगर आप दान कर रहे हैं तो स्टाम्प शुल्क जो लग रहा है वो क्या हुआ है, 5000 रुपए कम कर दिया गया है। और इस योजना के तहत जनता को कितनी की प्रॉफिट हो जाएगी, 1807.31 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। कीमतों में बढ़ोतरी के बीच केंद्र ने क्या किया है, गेहूं की स्टॉक सीमा पर रोक लगा दी है। और इसको कीमत को कितना से कितना कर दिया गया है, तो इससे कीमत को 3000 मेट्रिक टन से घटाकर
2000 मेट्रिक टन करने का निर्णय लिया गया है। बस इसको इतना ध्यान रखिएगा कि गेहूं के स्टॉक से यहाँ पर हो सकता है पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस अनाज के स्टॉक से यहाँ पर रोक लगाई गई है, गेहूं पे लगाई गई है और कितना कर दिया गया है। तो व्यापारियों के लिए चाहे थोक विक्रेता होगा या फिर बड़ी चेन की खुदरा विक्रेता होगा, इन सभी के लिए गेहूं स्टॉक सीमा को कितना कर दिया गया है, 3000 मेट्रिक टन से घटाकर 2000 मेट्रिक टन करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, आईसीसीआर ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी, जो लोग अभी बीपीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए या नेक्स्ट बीपीएससी भी जो देंगे उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आईसीसीआर। ऐसे अदर स्टेट में भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बट बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईसीसीआर ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का क्या किया है, आयोजन किया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर है क्या। आईसीसीआर के द्वारा यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा किया गया है। इसने भारत की समृद्ध जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसको क्या किया है, बिहार के लिए बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया है। यानी वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कब, 15 सितंबर को आयोजित किया गया है। डेट याद रखिएगा, 15 सितंबर को आयोजित किया गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्या बोला जाता है, लोकतंत्र दिवस। क्योंकि 15 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 15 सितंबर ध्यान रखिएगा कि 15 सितंबर आएगा भी, नेक्स्ट स्लाइड में हो आपको वो भी मिल जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 15 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में। इसलिए इसे वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस भी कहा जाता है। इस सारे पॉइंट्स आपके बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसे कहा तो बिहार के वैशाली को क्या बोला गया है, वैशाली फेस्टिवल है तो बिहार का वैशाली को दुनिया का क्या माना जाता है, पहला गणतंत्र माना जाता है। आप लोगों हिस्ट्री से सभी को अवगत होंगे, सबको ही पढ़ते होंगे, आपकी जीएस में है हिस्ट्री। तो क्या किया गया है कि वैशाली को ध्यान रखिएगा कि दुनिया का पहला इसे गणतंत्र माना जाता है। और यह वह स्थान है जहां लोकतंत्र की जड़ों का पता लगाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि जब गणतंत्र माना गया है तो लोकतंत्र की जड़ों का पता तो वहीं से लगाया जा सकता है। और पुराना जो आप देख रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के पहले विश्वविद्यालयों में से एक था। जो पुराना नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, 5th सेंचुरी में। कब, किसके द्वारा किया गया था, कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब, और इसे 1100 बोला जाता है कि 1190 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। अब बात आती है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीसीआर क्या है, इसे समझ लेते हैं। यह एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। और यह दुनिया के साथ सांस्कृतिक और शैक्षणिक जुड़ाव के लिए एक जिम्मेदार सरकारी संगठन है। इस स्लाइड में एक भी पॉइंट्स को स्किप करके नहीं जाएगा, बीपीएससी इनमें से कोई भी पॉइंट्स को उठा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सरकार 31 वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पर क्या कर रहे हैं, अपीलीय न्यायाधिकरणी एपीलेट अगर बोला जाए ट्रिब्यूनल, जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल यानी जीएसटी 80 पीठ स्थापित करती है। कितनी है, 31 वस्तु एवं सेवा कर, 31 वस्तु एवं सेवा कर। इससे क्या होगा, जो न्यायाधिकरण द्वारा हजारों जो मामले हैं उससे क्या होगा, तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। क्योंकि और पीठ स्थापित हो रही है। जीएसटी अगर एपीलेट ट्रिब्यूनल और स्थापित हो जाएगी, जैसे यूपी में बात की गई कि 3 जीएसटी 80 यानी एपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी। यूपी में 3 है, इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कितने हैं, 2-2 बेंच की स्थापना होगी। इन सबों से क्या होगा, जो जितने भी मामले आपके लंबित हैं जीएसटी वगैरह को लेकर के, सबका तेजी से निपटारा हो पाएगा। कर विवाद को निपटाने के लिए एक निष्पक्ष, विशेषज्ञ और कुशल मंच प्रदान करने के कारण क्या होगा, जीएसटी ट्रिब्यूनल महत्वपूर्ण है। जीएसटी ट्रिब्यूनल किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो कर, क्योंकि उसका मुद्दा किससे जुड़ा है, कर विवाद है, निष्पक्ष होना चाहिए। इन सबसे से वे कर प्रशासन, निष्पक्षता, जवाबदेही और कानून का जो शासन है उसको सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता लीना कुमार ने आत्म साक्षात्कार पर अपनी पहली पुस्तक का विमोचन किया और इस पुस्तक का नाम क्या दिया गया है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। और यह पुस्तक जो है किसके द्वारा, तो बीजा हाउस द्वारा यह प्रकाशित की जाएगी। और इस पुस्तक में एक्चुअली क्या है कि आत्मकथा की बात की जा रही है, तो यह पुस्तक जो है कि प्रश्न किसी को भी जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए और आत्मनिरीक्षण करने पर यह मजबूर कर देगा। तो अगर समय मिले तो इस बुक की तरफ एक बार गो थ्रू जरूर हो जाएगा, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। और यह पुस्तक क्या है, आत्म खोज का एक रोड मैप और आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। कुलदीप यादव सबसे तेज
150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय स्पिनर कौन है? कुलदीप यादव। इन्होंने क्या किया है? एशिया कप में किसको हराया? श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने मैच लड़ा था। तो क्या किया है? सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंद बन गए हैं। अगर पूरे दुनिया में इनकी बात की जाए तो किसके है? ये चौथे नंबर पे है। कैसे? सकलेन, मुश्ताक, राशिद खान और अजंता मेंडिस के बाद कुलदीप जो है वनडे में 150 विकेट लाने वाले चौथे सबसे तेज स्पिनर बने हैं। और अगर तेज गेंदबाज की बात की जाए तो मोहम्मद शमी के बाद 150 विकेट लेने वाले ये दूसरे तेज भारतीय गेंदबाज भी हैं, दूसरे। और इसके अलावा अनिल कुंबले ने वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। कौन लिया है? अनिल कुंबले ने। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। मैंने आपको अभी बताया था अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। 15 सितंबर को और इसे किस नाम से जाना जाता है? लोकतंत्र दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है? इसके द्वारा युवाओं को लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं उसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि वो अपनी आवाज जो है सुन सके। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय का इस बार का थीम क्या है? अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना है। अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना है। और इसे 2007 में यूएनजी यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के एक प्रस्ताव के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस को अपनाया गया था। और इसको कब से इसका आरंभ किया गया? तो 15 सितंबर नेक्स्ट ईयर यानी 2007 में ऐसा अपनाया गया और 2008 से पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है वो मनाया गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पीएम मोदी ने कितनी 64,000 करोड़ से अधिक की रेलवे परियोजनाओं को उन्होंने क्या किया है? समर्पित किया है। तो कितने का बजट है? 6400 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं को समर्पित किया है। कहां पर? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में किया गया है। इसके अलावा वहां पर उन्होंने क्या किया है? छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में बस 50 बिस्तर वाले जो है आपकी क्रिटिकल केयर ब्लॉक की भी उन्होंने स्थापना की है, आधारशिला रखी है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड भी वितरित किए गए। क्यों किया गया? क्योंकि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए राष्ट्र मिशन के हिस्से के रूप में इसको वितरित किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का यह 13वां देश बन गया है। यानी आप इस इमेज से थोड़ा सा समझ, इमेज देख रहे हैं, ये किसके? माप तौल के इमेज। यानी आप यहाँ ये समझ लें कि भारत अब दुनिया में कहीं भी वजन और माप उपकरण बेचने के लिए क्या किया गया? उसे OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता प्राप्त प्राधिकरण इसे बन गया है। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? चलिए, ये तो सेम हो गई, रिपीट हो गई है ये। हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। पटना नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना को शुरू किया है। यानी इसके अंतर्गत जो सूखा कचरा होता है उसके लिए उसको क्या किया जाएगा? उसके लिए एक आपको निर्धारित जो मूल्य है उसका वो आपको प्रदान किया जाएगा सूखा कचरा के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और आर्मानी के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है जोशित रंजन सिकंदर ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम का इनको क्या बनाया गया? निदेशक बनाया गया भारतीय सौर ऊर्जा निगम का। केरल के कोझिकोड से क्या निपाह वायरस फिर से पाया गया है? केरल के कोझिकोड में। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन कौन है? दिल्ली मेट्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर बात की जाए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग को बताना है, मैंने कल की क्लास में आप लोग को बताया है। नेक्स्ट है नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की उपस्थिति की खोज की। इसके साथ ही डाइमिथाइल सल्फाइड के भी कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि उसके भी कुछ संभावित संकेत जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को कितना 7.5 मिलियन और कनेक्शनों तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है। और ये विस्तारित कब तक किया जाएगा? 2026 तक, 2026 तक किया जाएगा। वर्तमान में सिलेंडर के रेट को कितना कम कर दिया गया है? 200 रुपए कम कर दिया गया है। नेक्स्ट है 12th इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम यानी IGCF का आयोजन किया गया। 12th इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम है इसका IGCF का आयोजन। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भारतीय वायुसेना को अपना पहला C-295 परिवहन विमान स्पेन
के सिविले में कहाँ से प्राप्त हुआ है? एयरबस से प्राप्त हुआ है। ये क्या है? केवल के रिवीजन पॉइंट्स, रिवीजन एक बार रिवीजन गो थ्रू हो जाना है। जुलाई 2023 में भारत का कारखाना का उत्पादन कितना था? 5.7% बढ़ा था कारखाना के उत्पादन। लेकिन अगर बात की जाए मुद्रास्फीति की तो अगस्त में कितना हो गया? घटकर 6.8% हो गया है अगस्त में। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऊर्जा के क्षेत्र में तो सऊदी अरब ने, सऊदी अरब के साथ क्या है? ऊर्जा के क्षेत्र में क्या किया गया है? सहयोग पर समझौते किए गए हैं। भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो ब्राजील को सौंप दिया। अब क्योंकि नेक्स्ट ईयर कहाँ है G20 के जो सम्मेलन नेक्स्ट ईयर कहाँ होगी? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, यानी 2023 में। तो इसकी अध्यक्षता किसके पास होगी? ब्राजील के पास होगी। नाउ, किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस देश के साथ समझौता किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। सर्बिया के बेलग्रेड में किसका आयोजन किया जाएगा? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की। किस देश ने फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो वह जर्मनी ने जीता है। नेक्स्ट है, यूपी की राजधानी लखनऊ में पहली बार क्या आयोजित की गई है? तो क्या है यह? ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक। कहां पर? लखनऊ में। किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC ने ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? तो कौन सा है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जो 2019 में यह गोल्ड रेटिंग थी इसके पास, लेकिन 2023 में अपग्रेड होकर के क्या मिल गया इसे? प्लैटिनम रेटिंग। कहाँ पहले दिव्यांग पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो यह पूर्वी दिल्ली के लोनी क्षेत्र में। किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन रोजगार अभियान को शुरू किया गया है? पंजाब सरकार के द्वारा। कौन सा है? मिशन रोजगार। एशिया कप के फाइनल में सबसे ज्यादा बार पहुंचने वाली टीम कौन सी बनी? श्रीलंका बनी है, श्रीलंका। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस राज्य को 6,350 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं समर्पित की है? तो छत्तीसगढ़ को। और ये यहाँ पे इतना, यहाँ कितना लिखा है? 6,350, और कहीं आपको क्या मिलेगा? 6,400 करोड़ भी मिलेगा। तो दोनों आपके पास है, जो इसमें से आपको एक आज ऑप्शन को देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जब पूछेगा तो कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। तो 6,400 करोड़ या 6,350 करोड़ की प्रोजेक्ट किसको दिया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ स्टेट को मिला है। आज अब देखते हैं आज के MCQs पर। निचली न्यायपालिका के डिजिटली बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 1.5 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ ई-कोर्ट परियोजना के चरण 3 को कैबिनेट ने 13 सितंबर को क्या की है? मंजूरी दे दी है। ऑप्शन दिया गया है 4,534, 5,211, 6,444, 7,210, और ये सभी जो हैं ये किस में है? सभी डिजिट ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी आपके करोड़ में है। करोड़ ध्यान रखिएगा, कितने करोड़ की है? ये सभी करोड़ में है, यहाँ करोड़ मेंशन है, ये सभी करोड़ में है। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। टोटल जो प्रोजेक्ट है 7,210 करोड़ की यह प्रोजेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 का विषय क्या है? अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, भविष्य के संकटों का सामना करने के लिए लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करना, लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा, तनाव में लोकतंत्र, बदलती दुनिया के लिए समाधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति मुर्मू ने सितंबर 2023 में डैश का राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एवं डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। हरियाणा विधानसभा, बिहार विधानसभा, उड़ीसा विधानसभा, गुजरात विधानसभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात विधानसभा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुलदीप यादव। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बंदरगाह मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 के बीच की अवधि के लिए की गई समीक्षा के अनुसार जो कार्गो हैंडलिंग में विशाखापत्तनम बंदरगाह को सभी प्रमुख बंदरगाहों में डैश स्थान पर रखा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे तीसरे स्थान पर रखा गया है, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल में ही सद्भाव को बढ़ावा देने और संपत्ति से संबंधित पारिवारिक विवादों को कम करने के प्रयास में एक विशेष उपहार विलेख यानी गिफ्ट डीड योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गिफ्ट डीड योजना शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने गेहूं स्टॉक सीमा को
3000 मीट्रिक टन से घटाकर कितने करने का निर्णय लिया है? 1500 मीट्रिक टन, 2500 मीट्रिक टन, 1000 मीट्रिक टन, 2000 मीट्रिक टन। तो क्या हो जाएगा? ये 2000 मीट्रिक टन करने का निर्णय लिया गया है। ICCR ने बिहार में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन डैश में किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम शिला विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय में किया, नालंदा विश्वविद्यालय में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार कितनी वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST-AT पीठ स्थापित करेगी? 39, 38, 35, 31। कितनी करेगी? यह 31 करेगी। और यूपी में कितनी कर रही है? 3 कर रही है। उत्तर प्रदेश में 3 है, ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसने लिखी है? रूपम कुमारी, माधुरी दीक्षित, नीना गुप्ता, लीना कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीना कुमार। तो आज की क्लास का हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, मुद्दे थे, समाचार थे। अब नेक्स्ट क्लास में तो जो एज यूजुअल चलती है, अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर मैं कोई भी सवाल भी क्लास में पूछती हूँ तो आप लोग एज मच जस्ट थोड़ा सा कमेंट करने की, आंसर करने की कोशिश करें, इससे आपका ही रिवीजन होगा। ऐसा नहीं है कि फिर क्लास को देख करके करना है कि मैंने क्या बताया था, एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। हमेशा बोलती हूँ कुछ नए पढ़ने से ज़्यादा जरूरी होता है एज मच एज रिवीजन करना। इसलिए मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी डे आप लोगों को 5 मिनट्स यहाँ पर या लेस देन 5 मिनट्स में आप लोगों को रिवीजन के लिए कुछ पॉइंट्स जरूर रखती हूँ, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।